समझ में है? एक बार मेरे साथ सॉल्व करो। पास्ट उसने बोला कि एक वेल है, ये ग्राउंड है और इसकी वेल की जो डेप्थ दे रहा है दैट इज एल। फिर वो क्या करते हैं, यहां से एक स्टोन ड्रॉप करता है। इधर से कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और उसने क्या किया, स्टोन ड्रॉप किया। ए पॉइंट से स्टोन ड्रॉप किया, तो जब ये स्टोन यहाँ पे कोलाइड करेगा बी पॉइंट पर, तो इस स्टोन को नीचे कौन लाएगा, ग्रेविटी लाएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद यहां पे एक साउंड जनरेट होगा। क्लियर? साउंड ऊपर की तरफ चलेगा और इस साउंड को ही ऑब्जर्वर सुनेगा। क्लियर? तो उसे कुछ टाइम लगेगा, तो जाने का टाइम पत्थर का मैंने मान लिया T1 और आने का टाइम मान लिया कितना, T2। स्टोन नीचे जाएगा तो कौन ले जाएगा, ग्रेविटी ले जाएगी। लेकिन जो साउंड जनरेट हो गया, क्या उस पर भी ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। उसने कुछ डेटा दिया, उसने दिया कि उसने टोटल टाइम निकाला, वो टी था और टी की वैल्यू कितनी है, T1 प्लस T2, और टाइम का उसने एरर दे दिया कि टाइम में एरर कितना था, 0.01 सेकंड्स। ये किसका एरर था, टाइम का एरर था। क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है सिर्फ कि ऐसा नहीं कि हम एक पैटर्न में पढ़ के जाएंगे और सब हमारी मर्जी से होगा। चीजें बदल जाए तो अपने आप को ही बदल लेना, ठीक है ना। हाँ, मेथड्स कभी नहीं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेंगे। उसने बोला कि उसने लेंथ मेजर कर ली और जो लेंथ मेजर करी वो एल, और एल की वैल्यू दे दी कितनी, 20 मीटर्स। ठीक, जी की वैल्यू उसने ऑलरेडी बोल रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या दिया उसने, टाइम का एरर दिया, लेंथ की मेजर्ड वैल्यू बता दी और उसने जी बता दिया, और साथ में एक बात और भी बता दी कि स्पीड ऑफ साउंड जो आएगा ना, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो उस डेटा से बता सकते हो कि जब स्टोन जाके टकराएगा तो कौन सी इक्वेशन लगाए, अगर हमें टाइम निकालना, सेकंड लगा सकते हो। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एस कितना था, एल, इनिशियल स्पीड कितना था, 0, एक्सलरेशन कितना था, जी, और टाइम हमने कितना माना, T1 माना। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई जी। पत्थर जाके बेस से कोलाइड कर गया, अब साउंड जनरेट होता है, तो क्या साउंड का मोशन एक्सलरेटेड होगा, नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो साउंड को यहां से इसके कानों तक पहुंचना है, तो वो टाइम था T2, और टाइम को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। बस समझ में आ गई। टोटल टाइम उसने T बोला है, तो टोटल टाइम कैन बी रिटन एज T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू कितनी थी, दैट इज रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय जी, और T2 की वैल्यू कितनी थी, दैट इज L डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, उसने डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दिया, हमने निकाल लिया, दैट इज रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय जी और प्लस L डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अब एक्सप्रेशन थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना। इसका मतलब जो मेथड हमने पहले यूज करे थे थोड़े टिपिकल तरीके से यूज होंगे, लेकिन उसका एक सिंपल मेथड है, दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। तो उन्हीं टर्म के फॉर्म में हमारा रिजल्ट भी आएगा। बताओगे टी की वैल्यू कितनी थी, रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई जी और प्लस एल डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड, राइट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं फिलहाल के लिए, सिंपली समझना है। तो रूट ऑफ 2 बाई जी अलग कर देते हैं और ये बन जाएगा एल टू द पावर हाफ, और प्लस इसको लिख देते हैं 1 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड एंड मल्टीप्लाइड बाई एल। क्लियर? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एल के रिस्पेक्ट में। तो एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt by dl। एक मैसेज भी है कि जब कैलकुलस स्टार्ट हो तो कैलकुलस हमें अच्छे से पढ़नी, क्योंकि वही आगे तक काम भी आने वाली, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम कौन सा डेरिवेटिव का रिजल्ट यूज करेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन dy डिवाइडेड बाई dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे y को किसने रिप्लेस किया? टाइम ने। और x को किसने रिप्लेस किया? l ने रिप्लेस किया। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, दिस वैल्यू विल बी रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g, और l टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? हाफ बाहर निकालो, l टू द पावर हाफ माइनस वन, मतलब l टू द पावर माइनस हाफ। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, और L का L के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल आएगा। क्लियर? अब आते हैं कि हमें निकालना क्या था। तो हमें निकालना था dl डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 तो एक नंबर है, L हमें गिवन है, इसका मतलब किसकी जरूरत थी? dl की जरूरत है। अगर कोई ध्यान से देखे तो एक्सप्रेशन हमें dl की वैल्यू दे रहा है। कैसे dl की वैल्यू दे रहा है, सुनना ध्यान से। dl को राइट साइड पर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लिख देता हूं dt इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को कंबाइन करोगे, दिस इज रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ l। सही लिखा हुआ? ये पहला वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म क्या था? 1 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड एंड मल्टीप्लाइड बाई dl। क्या मैं स्पीड ऑफ साउंड गिवन? यस गिवन। क्या हमें L की वैल्यू गिवन? वो भी गिवन है। ये सही लिखा हुआ है? एक्चुअली ये 1 अपॉन है, राइट? क्या हमें G की वैल्यू भी गिवन है? क्या हमें टाइम का एरर भी गिवन है? तो हम यहां से सीधे क्या निकाल सकते हैं? DL निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना था DL बाई L। तो हम एक काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को L से डिवाइड कर देते हैं, चलेगा? या L से मल्टीप्लाई कर दो, L से डिवाइड कर दो, तो शायद थोड़ा सा और इजियर एक्सप्रेशन दिखेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं dt इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर हमने L से मल्टीप्लाई किया, DL पहले लिखा हुआ था, तो अंदर L से डिवाइड कर देते हैं। तो अंदर अगर L से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g एंड 1 अपॉन 2। हमने ये सही लिखा? ये dl ऊपर था, L से डिवाइड करते हैं। अब सही लिखो, L से डिवाइड किया तो L से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां अगर L से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? रूट ऑफ L, और यहां पे कितना आ जाएगा? L डिवाइडेड बाई, यस, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये हमें रिक्वायर्ड था और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन, राइट? तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो कितनी आ गई? रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई dl, ऊपर क्या था? ऊपर था L डिवाइडेड बाई dl। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो दिस विल बिकम dl डिवाइडेड बाई L। तो इसको लिख देते हैं dl डिवाइडेड बाई L। राइट साइड पे क्या आने वाला है? राइट साइड पे आने वाला है वो फैक्टर, और डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dt, और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा था इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? अब एक काम करो, कैलकुलेट करके बस आंसर बता दो कितना आ रहा है। इसमें वैल्यू पुट करनी है, तुमको निकालना है L डिवाइडेड बाई DL इंटू 100। कितना? 5.06। आई थिंक ऐसा कोई आंसर तो है नहीं।
और किसी का आंसर? इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कैसे? डी टी इक्वल टू, ये √2 है, ये √L है, तो ऊपर बनेगा 2L, और रूट के अंदर जाएगा तो 4G बनेगा, राइट? तो दिस विल बिकम L डिवाइडेड बाई 2G। L 20 था और 2G भी कितना था? 20 था। तो ये पहला टर्म कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद L की वैल्यू कितनी थी? 20। VS की वैल्यू 300। दिस विल बिकम 1/15, राइट? और राइट साइड पर आएगा DL डिवाइडेड बाई L, तो दिस इज DL डिवाइडेड बाई 20। इसको सॉल्व करोगे तो 16/15, तो दिस विल बी 16 डिवाइडेड बाई 300। तो dt की वैल्यू आ गई 16 डिवाइडेड बाई 300 इंटू DL, राइट? यहां से DL की वैल्यू आ गई 300 डिवाइडेड बाई 16 इंटू dt। इसको L से डिवाइड करोगे, L इटसेल्फ कितना था? 20 था, और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल बिकम 5। और dt की खुद वैल्यू कितनी थी? 0.01। तो ये वैल्यू आ रही कितना? दिस वैल्यू सॉल्व करने पे 1 के आसपास आ रही, राइट? तो इसका मतलब 1% की लगभग एरर। बस समझ में आ गई? केवल फंसाने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं कि हमने कुछ एक्सप्रेशन रट लिए तो सब वैसे आने वाला है। हाँ, मेथड नहीं बदलने वाला, चीजें बदल। उसने क्या किया? पहले एक्सप्रेशन डराइव करवाए, ठीक है ना? फिर इसमें उल्टी सीधी चीज, डायरेक्ट कुछ यूज नहीं हो रहा है, किसी का dt दे रहा है तो किसी का L दे रहा है। ऐसा भी नहीं कि t दिया है तो dt दिया है, L दिया है तो DL दिया है। उसने बदल बदल के दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर। In a simple pendulum experiment, in a simple pendulum experiment, for the determination of small g, in a simple pendulum experiment, for the determination of small g, time taken for 20 oscillations, time taken for 20 oscillations is measured using a watch of is measured using a watch of 1 second least count. 1 second least count. The mean value of time taken come out to be 30 seconds. The mean value of time taken comes out to be 30 seconds. The length of the pendulum is measured. The length of the pendulum is measured by a meter scale, is measured by a meter scale of least count 1 millimeter. Of least count 1 millimeter.
and the value obtained is 55.0 centimeters, and the value obtained is 55.0 centimeters. Find the percentage error in determination of small g. Find the percentage error in determination of small g. सुनना ध्यान से, सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल पेंडुलम इससे बोलते हैं, घर में जो झूला होता है ना, दैट इज एक्चुअली सिंपल पेंडुलम स्विंग. एक रस्सी ले ली, नीचे एक मास लटका दिया और इसको ऐसे घुमा दिया तो ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है ना? इसे क्या बोलते? अगर ये थ्रेड है, यहाँ पे एक बॉब है, मास है, और ऐसे ऑसिलेट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं. एक टाइम पीरियड का मतलब क्या है? तो एक टाइम पीरियड का मतलब इधर से एक्सट्रीम तक जाना, फिर मीन तक लौटना, फिर दूसरी एक्सट्रीम जाना और फिर लौट के वापस आना. इतनी जर्नी में उसे जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं. और शायद ये बात काफी लोगों को पता होगी कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है 2/√L डिवाइडेड बाई जी. ये बात हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये टाइम पीरियड निकालते कैसे, ठीक है ना? सिंपल पेंडुलम का यूज किस लिए किया जाता है? सिंपल पेंडुलम का यूज किया जाता है कि हम जिस ग्राउंड पे रहते हैं ना, वहां का एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. इससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, आज तक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. बस एक नाम लेता है सिंपल पेंडुलम, अल्टीमेटली वो यही यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या था? टाइम पीरियड. ये क्या था? लेंथ. लेंथ का मतलब वो इस रस्सी की लेंथ की बात कर रहे हैं. तो अगर हम टाइम पीरियड निकालने, लेंथ निकालने, तो क्या मिल जाएगा? जी मिल जाएगा. लेकिन टाइम पीरियड घड़ी से मेजर करोगे, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? एरर बताएगा, राइट? लेंथ हम मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं, वो भी क्या बताएगा? एरर बताएगा. तो गलती अगर लेंथ में, गलती अगर टाइम में, तो फिर गलती जी में भी आने वाली. अब एक्चुअली हमें जी निकालना था, तो हमने क्या किया? इसको स्क्वायर कर दिया. तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई जी. तो यहां से जी को क्या लिख सकते हैं? जी को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर. बात समझ में आई? और हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की एरर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो अगर इसका एरर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं? ठीक. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी आ गई कि हमने कांस्टेंट का तो ध्यान ही नहीं दिया था. तो अगर हमने कांस्टेंट का ध्यान नहीं दिया था तो एक बार और डिराइव कर लेते हैं. हमने कुछ ऐसे लिखा, y इज इक्वल टू x टू द पावर अल्फा एंड y टू द पावर बीटा, और यहां लिख दिया गामा, एंड गामा इज ए कांस्टेंट. तो अगर इसका रिजल्ट निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे y शायद 2 बार आ गया, राइट? तो ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू a टू द पावर अल्फा d टू द पावर बीटा, और एक कांस्टेंट मान लिया सपोज, एंड दैट इज गामा. चलेगा? अभी हम लोगों ने इसका एरर निकाला था, ये उसमें कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ था. अब बात आती है, अगर कांस्टेंट लिखा होगा तो क्या फर्क पड़ने वाला? तो आई थिंक कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. ऐसे लिख देते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y. चलेगा? इज इक्वल टू गामा a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर अल्फा इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर बीटा. एक्चुअली मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, लिमिट्स लिख रहा हूं. और ऐसी स्थिति में इक्वलिटी लगाना पूरी तरीके से गलत होता है, बट ठीक है, समझना है तो ऐसे कर लेते हैं. अदरवाइज ये रेंज लिखा हुआ है. ए की वैल्यू a माइनस डेल्टा ए से लेकर के a प्लस
डेल्टा ए तक जाएगा, और बी की वैल्यू बी माइनस डेल्टा बी से लेकर के कहां तक जा सकती, बी प्लस डेल्टा बी तक जा सकती, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस करते हैं, y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू गामा, इसके अंदर से a निकालते हैं तो बाहर कितना निकल के आएगा, a टू द पावर अल्फा, इसके अंदर से b निकालते हैं तो बाहर कितना निकल के आएगा, b टू द पावर बीटा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए टू द पावर अल्फा, और इसके अंदर क्या बचने वाला है 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई d टू द पावर बीटा। सही लिखा हो, ठीक है ना। ये बता सकते हो क्या लिखा हो, ये तो y लिखा हुआ है, राइट। तो इसको y बना के इस साइड पे ले आओ, तो y से डिवाइड होगा, और जब y से डिवाइड होगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाई y, और राइट साइड पे क्या बचने वाला है, दैट इज दिस इनटू दिस। यहाँ पे कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, बायनोमियल लगा सकते हैं, तो अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो इधर कितना आएगा 1 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, और राइट साइड पे लगाएंगे तो 1 प्लस माइनस बीटा डेल्टा बी डिवाइडेड बाई, बात समझ में आ गई। इस टर्म, इस ब्रैकेट में दो टर्म है, इस ब्रैकेट में भी दो टर्म है, तो अगर मैं दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दूं तो कितने टर्म आएंगे, 4 आ जाएंगे। वो चारों टर्म लिख लेते हैं एक्चुअली, इन चारों टर्म को यहां पे लिखते हैं, राइट। एक आएगा 1 इंटू 1 1, एक टर्म आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे या इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा डेल्टा ए बाई ए, और एक टर्म आएगा जब इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस बीटा डेल्टा बी बाई बी, और अगले वाले टर्म को मैं लिखना नहीं चाहता हूं। तो बता सकता क्लास में क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि इसमें दो दो डेल्टा आ रहा है, एक डेल्टा ऑलरेडी काफी छोटा था, दो डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन और छोटा हो गया, तो वो टर्म अगर इनके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूं। और लेफ्ट साइड पर क्या आ रहा था 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई, याद रखना इक्वलिटी लगा नहीं सकते, एक्सप्रेशन लाने के लिए सब कुछ हो रहा है, ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल हो गया, और हमें निकालना था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो ये एरर है कि मैक्सिमम एरर है, एरर तो कोई बता ही नहीं सकता है कभी, अगर बता दी जाए तो फिर वो एरर का है कि होगे, सुधार कर सकते। तो ये कौन सी एरर होती, मैक्सिमम। तो अगर हमें मैक्सिमम लिखना है तो इसको मैक्सिमम कैसे बना सकते हैं, दोनों साइन कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं अल्फा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बीटा डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी, शायद नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, अल्फा के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, मॉडुलस। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये बताता है कि जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो इस गामा का कोई भी यूज नहीं होता। याद रखना, जब मैंने रिलेटिव एरर निकाली तो गामा का कोई भी यूज नहीं आता, और इस एक्सप्रेशन में कहीं गामा आ भी नहीं रहे। तो अगर गामा का यूज नहीं आता है ना, तो फिर अपने पुराने क्वेश्चन में हम 4 पाई स्क्वायर को हटा भी सकते, ये तो गामा की तरह बिहेव कर रहा था, राइट। अब इसकी अगर एरर लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, जी का परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कांस्टेंट है, इसको अपीयर होना नहीं। एल का पावर कितना था 1, तो 1 इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, और टी का पावर था -2, उसका मॉडुलस करेंगे तो कितना आएगा 2, एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना, 100 से। फ्रैक्शनल एरर अगर कोई हमसे पूछता है तो बोल देते जी का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जी बाई जी, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बाई। यहां तक की बात समझ में आ गई। एक चीज हमने और भी सीख ली कि जब बात मल्टीप्लीकेशन की होगी तो उसके साथ अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर में अपीयर नहीं होने वाला। अब क्वेश्चन का असली खेल तो अब शुरू होता है ना, ये बात तो हम पहले जानते थे, ठीक है ना। व्हाट इज एल, मेजर्ड वैल्यू, इधर स्केल बोलना है, डेल्टा एल क्या था उसका एरर था। व्हाट इज टी, मेजर्ड वैल्यू, और डेल्टा टी क्या था एरर था, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने टाइम पीरियड निकाल के दे दिया है और उसने यही क्वेश्चन को आसान भी कर दिया है कि टाइम पीरियड कितना आ गया 30 सेकेंड। जिस भी वॉच से मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड। इसका मतलब वो वाली वॉच 1 सेकेंड से ज्यादा अच्छा टाइम मेजर नहीं कर सकती। तो टाइम के एरर तो पता चल गया कितना, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड आ गई, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेकेंड आ गई, राइट। अब बात आती लेंथ की, तो लेंथ की वैल्यू उसने दे रखी कितना 55.0 और लीस्ट काउंट उसका दे दिया है कितना 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को लिखना चाहोगे तो 0.1 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज पता है तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते, एक एक करके बोलना। लेंथ के मेजरमेंट का लीस्ट काउंट कितना था, लेंथ के मेजरमेंट का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर और लेंथ की वैल्यू कितनी थी 55.0 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम्स टाइम का लीस्ट काउंट कितना था। हम कोई भी टाइम मेजर करेंगे 1 सेकेंड की ज्यादा से ज्यादा गलती आ सकती। अच्छा, अपनी घड़ी में 3 सुइयां होती है ना, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। चलो किसी की घड़ी में तीनों सुइयां हैं और उससे मैंने बोला कि ठीक है मैंने कुछ देर तक पढ़ा है, बताओ टाइम कितना हुआ, तो उसने बोला 1 घंटे 2 मिनट और 30 सेकंड। ऐसे बोलेगा ना, कितनी ज्यादा से ज्यादा गलती आएगी उसने 1 सेकंड की आएगी ना। अब एक स्टूडेंट के पास एक घड़ी, तो उसने सेकंड वाली तोड़ दी, अब क्या क्या बचा, घंटे वाली बची और मिनट वाली। तो मिनट वाली 1 मिनट बताएगी या 2 मिनट बताएगी, इससे छोटा तो नहीं बताएगी। तो अगर उस वॉच से मेजर करते तो अब कितना एरर आता, 1 मिनट का आता। अब किसी तीसरे स्टूडेंट ने बोला क्या ही फर्क पड़ता है मिनट वाला, उसको भी तोड़ देते हैं, बचा घंटे वाली। अब वो क्या बता सकती है, तो 1 घंटा बता सकती है, 2 बता सकती है, 3 बता सकती है। तो कितनी एरर आ जाएगी 1 घंटे की आ जाएगी। तो लीस्ट काउंट एरर यहां पर है, तो सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो जिससे हमने मेजर किया उसका लीस्ट काउंट 1 सेकेंड था और टाइम पीरियड उसने खुद ही निकाल के दे दिया कितना 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन में तो इजी कर दिया, कभी कभी टाइम पीरियड निकलवा लेता है और वहां पे क्वेश्चन कई बार पूछा भी और थोड़ा सा टिपिकल भी कर देता। लेकिन सिंपली सोच के करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जी की वैल्यू में एरर आ गई और परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आई, ठीक। इसको नोट करो, ये भी नोट करो साथ में, ये पहले नोट कर लो। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन में है तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर में वो कांस्टेंट अपीयर नहीं होगा। नोट लगा के लिख सकते हो, इफ लिखो नोट लगा के, if there is any constant in case of multiplication and division, if there is any constant in case of multiplication and division, that does not appear, that does not appear in relative or percentage error, that does not appear in relative or percentage error. क्लास नोट्स के लिए एक अच्छी कॉपी बना लो, ये वाली वायर वाइंडिंग वाली नहीं, पेज ही निकल जाएगा इसका, ठीक है ना।
हो गया? एक असाइनमेंट दिया था, सॉल्व कर लो, ग्रुप में डाला था। कितने क्वेश्चन नहीं है उसमें? एक डाउट है ना तुम्हारा? एक, 3 नहीं पता। और किसी ने सॉल्व किया? 4-5 डाउट, एक बार फिर से करके लाना, डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? आज की क्लास में कोई डाउट?